कनकपुर नाम के गांव के जंगल में एक अद्भुत सोने का पेड़ था, जिसकी पत्तियां सोने की थी और उस पर आने वाले फलों के बीज भी सोने के हुआ करती थी। दरअसल बहुत साल पहले कनकपुर गांव में भूखमरी फैल गई थी, जिसके बाद परी लोग की रानी परी ने अपने जादू से उस गांव के जंगल में सोने का पेड़ बनाया था। सोने के पेड़ की मदद से गांव वालों का जीवन फिर से खुशहाल हो गया था। उस दिन के बाद से जब भी गांव के गरीब लोगों को किसी चीज की जरूरत होती थी, तो वो पेड़ से सोने की पत्तियां लेकर चले जाते थे। जादुई सोने का पेड़, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे अपने पेड़ की 5 पत्तियां दोगे? तभी पेड़ से 5 पत्तियां उस औरत के सामने आ गिरती है। वो औरत पेड़ की पत्तियों को अपने साथ लेकर चली जाती है। इस तरह जादुई सोने का पेड़ सबकी मदद करता था। उसी गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। प्रिया सोने के पेड़ के आसपास एक भी गंदगी नहीं रहने देती थी और रोज सुबह शाम वहां आकर सफाई करती थी। प्रिया अनाथ थी, इसलिए वो सोने के पेड़ को अपने मन की सारी बातें बताती थी। प्रिया नौकरानी का काम करके अपना गुजारा करती थी और उसने कभी भी अपने फायदे के लिए जादुई सोने के पेड़ का इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन प्रिया पेड़ के आसपास सफाई कर रही होती है, तभी जादुई सोने का पेड़ बोलता है। प्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। बिना लालच के तुम मेरी बहुत सेवा करती हो। तुम मेहनत करके अपना गुजारा करती हो और वही दूसरी तरफ गांव वाले हर दिन मेरे से पत्तियां लेकर जाते हैं। पेड़, तुम्हारी वजह से हमारे गांव से भूखमरी चली गई। तुम गांव वालों की इतनी मदद करती हो, इसलिए मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी सफाई का ध्यान रखना। क्या हो गया अगर गांव वाले तुम्हारी सेवा नहीं करते? मैं भी तो इसी गांव की हूँ ना, और तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। मुझे भी तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है। तुम हमेशा ऐसे ही मेरी दोस्त बनकर रहना। इस तरह हर रोज प्रिया और पेड़ आपस में बातें किया करते थे। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। तभी गांव में अंधेरी रात को दूर शहर से एक बहुत बड़ी जादूगरनी आती है। मैंने सुना है इस गांव में एक जादुई सोने का पेड़ है, जिसकी पत्तियां सोने की है और उसके फलों के बीज भी सोने के होते हैं। अगर मुझे उस पेड़ की जादुई शक्तियां मिल जाए तो मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। उसी वक्त जादूगरनी सोने के पेड़ के पास जाती है। सोने का पेड़ उस वक्त सो रहा था। उठो सोने के पेड़। कौन है? कौन आया है इस वक्त? जाओ, ये मेरे सोने का वक्त है। मैं कोई मदद नहीं करूँगा। जादुई सोने के पेड़, मैंने सुना है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और बेसहारा लोगों की मदद करते हो। मैं भी एक बेसहारा हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, बोलो तुम्हें क्या मदद चाहिए? पेड़, मेरा एक पैर चल नहीं पा रहा है और मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे घर पहुँचाने में मेरी मदद कर सकते हो? मैं अभी तुम्हें 10 सोने की पत्तियाँ देता हूँ। उसके बाद तुम अपने पैरों का इलाज करवा लेना। जादूगरनी 10 सोने के पत्ते ले लेती है और हंसते हुए बोलती है, बेवकूफ सोने के पेड़, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अपना जादू दिखा के अब मैं तेरी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझसे मेरी शक्तियाँ लेना चाहती हो? ऐसा मत करो। अगर मेरी शक्तियाँ चली गयी तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। जादूगरनी सोने के पेड़ की कुछ नहीं सुनती और अपनी शक्तियों से उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेती है। सारी शक्तियाँ छीनने के बाद पेड़ की सारी पत्तियाँ गायब हो जाती है और उसके पास मामूली टहनी बचती है। अगली सुबह गांव वाले सोने के पेड़ की जगह मामूली सूखे हुए पेड़ को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। प्रिया ये देखकर बहुत रोती है। तभी गांव की एक औरत बोलती है, अरे अरे, ये पेड़ तो सूख गया। अब ये हमारी मदद करने लायक नहीं बचा। खामखा सूखे पेड़ ने बहुत जगह घेर रखी है और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हमें इसे काट देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। इसकी जगह हम कोई दूसरा पेड़ लगा देंगे, कम से कम हमें फल तो मिलेगा। ये सुनकर प्रिया बोलती है, मैंने आप लोगों की तरह बुरे और लालची लोग आज से पहले कभी नहीं देखा। ये कैसी बातें कर रही है प्रिया? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है क्या?
काकी, आप लोगों को देखकर मुझे जो लगा वो मैंने बोला। जब तक पेड़ आप लोगों के काम का था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही ये सूख गया आप लोग इसे काटने की बात करने लगे। कम से कम आप सभी को ये तो याद रखना चाहिए ना कि जब ये था तब इसने गांव वालों की कितनी मदद की थी। इसको रखकर क्या होगा? इस पेड़ की ऐसी हालत कैसे हुई ये हम सबको पता लगाना चाहिए। मैं किसी को भी ये पेड़ काटने नहीं दूंगी। ये पेड़ जैसा भी है पर ये यहीं रहेगा। अरे देखो तो, ये छोटी सी लड़की हमारे सामने खड़ी होकर कितनी जुबान चला रही है। खुद के आगे पीछे तो कोई है नहीं और हमें रोक रही है पेड़ काटने से। हम भी देखते हैं तू हमें पेड़ काटने से कैसे रोकती है। अगर किसी ने भी अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं पेड़ काटने के अपराध में पुलिस को बुला लूंगी। उसके बाद पुलिस के चंगुल से आप लोगों को कौन बचाएगा? अगर अभी भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत है तो इस पेड़ को काट कर दिखाओ। प्रिया की धमकी सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। गांव वालों के जाने के बाद प्रिया पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। सोने के पेड़, मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। एक तुम ही तो थे जिसे अपनी बात बताकर मैं अपना मन हल्का करती थी। ना जाने तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है। अगर मुझे सच्चाई का पता चल जाए तो मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगी। तुम थे तो मुझे अपने अनाथ होने का कोई गम नहीं था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं सच में अनाथ हो गई हूँ। काश मैं तुम्हें पहले की तरह कर पाती। ये गांव वाले तुम्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी जीती जी ये कभी नहीं होने दूंगी। तभी सूखा हुआ पेड़ बोलता है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो प्रिया। तुमने अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी है, लेकिन मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता हूँ। पेड़, तुम अभी भी बात कर सकते हो। तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बताओ मैं तुम्हें पहले की तरह कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें पहले की तरह करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम कैसे ठीक हो पाओगे? प्रिया, ये बहुत मुश्किल है। मैं तुम्हारी जान खतरे में डालना नहीं चाहता हूँ। नहीं पेड़, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान खतरे में डाल सकती हूँ। तुम मुझे बताओ। प्रिया, इसी जंगल के एक गुफा के अंदर आधी रात को एक चांदी का पेड़ प्रकट होता है। तुम उस चांदी के पेड़ से 4 टहनी लाकर मेरे ऊपर रख देना। उसके बाद मैं पहले की तरह हो जाऊंगा। चांदी का पेड़? लेकिन चांदी का पेड़ गुफा के अंदर कैसे आया? जिस रानी परी ने मुझे बनाया था उन्होंने ही गुफा के अंदर एक ऐसा चांदी का पेड़ बनाया जो दिन में किसी को दिखाई नहीं देता और आधी रात को नजर आता है। उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी कोई धोखे से तुमसे तुम्हारी शक्तियाँ लेगा उसके बाद ये चांदी का पेड़ तुम्हारी मदद करेगा। आधी रात को गुफा के बाहर जंगली जानवर होते हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा और न ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी। उसी दिन आधी रात को प्रिया गुफा के पास जाती है। गुफा के बाहर एक शेर था जो सोया हुआ था। अरे, यहाँ तो बहुत खतरनाक शेर है, लेकिन अभी ये सोया हुआ है। जल्दी से बिना आवाज किए गुफा के अंदर चली जाती हूँ। प्रिया धीमे धीमे गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर उसे चांदी का पेड़ नजर आ जाता है। जादुई चांदी के पेड़, जादुई सोने के पेड़ को तुम्हारी जरूरत है। कृपया करके मुझे तुम अपने पेड़ की 4 टहनी दे दो। मैं ये अच्छे से जानता हूँ। परी ने मुझे जादुई सोने की पेड़ की मदद करने के लिए ही बनाया था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इतना बोलकर चांदी का पेड़ अपनी 4 टहनी प्रिया को दे देता है। टहनी देने के बाद चांदी का पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। प्रिया टहनियों को लेकर सोने के पेड़ के पास आ जाती है और टहनियों को सोने के पेड़ के ऊपर रख देती है। अगली सुबह फिर से प्रिया पेड़ के पास जाती है और देखती है कि पेड़ फिर से पहले की तरह सोने का पेड़ बन गया है। प्रिया, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा जो अपने दोस्त के लिए कोई भी खतरा मोल ले सकता है। पेड़, अब तुम मुझे बताओ तुम्हारी सारी शक्तियाँ किसने ली थी? मेरी सारी शक्तियाँ एक जादूगरनी ने अपने जादू से ले ली थी। मुझे लगता है वो आज भी मेरी शक्तियाँ फिर से लेने आएगी। ठीक है, फिर मैं आज रात को यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन रात को फिर से वो जादूगरनी आती है और पेड़ की शक्तियाँ छीनने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी प्रिया पीछे से आती है और जादूगरनी के सर पर जोर से डंडा मार देती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई सोने के पेड़ की शक्तियाँ लेकर उसको मारने की? जादूगरनी बहुत डर जाती है और घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद पेड़ प्रिया से बोलता है, तुम्हारी वजह से अब ये जादूगरनी कभी भी यहाँ नहीं आएगी।
हाँ, लेकिन तुम मुझे वादा करो कि अब तुम गांव वालों की मदद नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ जानने के बाद इन लोगों ने तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं की थी। अब सिर्फ तुम उन्हीं लोगों की मदद करोगे जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत हो। ठीक है प्रिया, अब मैं उन्हीं लोगों की मदद करूंगा जिन्हें सच में मेरी जरूरत हो। लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि अब तुम नौकरानी का काम नहीं करोगी और मेरी पत्तियों को बेचकर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करोगी। प्रिया सोने के पेड़ की बात मान लेती है। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और प्रिया एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। एक समय की बात है, भानगढ़ नाम के एक राज्य में राजा विजय अपनी पत्नी रानी कामिनी के साथ रहा करते थे। राजा विजय का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हर किसी के प्रति दया भाव रखते थे और अपनी जनता की जहाँ तक हो सके मदद भी करते थे। परंतु उनकी पत्नी कामिनी का स्वभाव राजा विजय से बिल्कुल विपरीत था। रानी कामिनी को अपने से छोटे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वे उनसे नफरत करती थी और उन पर बिल्कुल भी दया नहीं करती थी। रानी कामिनी ने अपनी बेटी मोहिनी को भी अपने जैसा ही बना लिया था। मोहिनी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, परंतु उसका मन उतना ही बदसूरत था। वो दास दासियों के साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार करती थी और उन्हें इंसान तक नहीं समझती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन राजा विजय रानी कामिनी के कक्ष में आते हैं। राजा विजय के साथ एक 6 साल की छोटी सी बच्ची भी थी, जिसका रंग रूप थोड़ा सांवला था। उस बच्ची को देखकर रानी कामिनी कहती है, महाराज, ये आपके साथ कौन है? लग तो किसी दासी की बच्ची रही है, पर इसे आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? रानी, ये कोई दासी की बच्ची नहीं है, बल्कि एक राजकुमारी है। राजकुमारी? कहाँ की राजकुमारी? ये हमारे दोस्त भारमल की पुत्री है। राजा भारमल की मृत्यु एक भीषण युद्ध में हो गई थी और अब उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई है और उनके राज्य पर किसी दूसरे राज्य के राजा का कब्जा हो गया है। इस छोटी सी बच्ची का ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए एक दासी ने जैसे तैसे इसे उस राज्य से निकालकर हम तक पहुंचा दिया है ताकि हम इसकी देखभाल कर सके। तो आप इसे किसी अनाथालय में छोड़ आते, इसे राजमहल लाने की क्या जरूरत थी? राजा भारमल हमारे बहुत ही नजदीकी मित्र थे और उन्होंने हमारे बुरे समय में बहुत ज्यादा सहायता की थी। अब हम इस छोटी सी बच्ची को ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी बेटी मोहिनी की तरह ही चंदा का भी ख्याल रखो। ये सुनकर कामिनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, परंतु राजा की आज्ञा मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। पर फिर भी वो अपने स्वभाव को नहीं बदलती। राजा के सामने तो वो चंदा से काफी प्यार से पेश आती, परंतु राजा के जाते ही वो मोहिनी और चंदा में भेदभाव करना शुरू कर देती। एक दिन ऐसे ही कामिनी और मोहिनी आपस में बातें कर रही होती हैं। पता नहीं महाराज के दिमाग में क्या आया जो इस बदसूरत राजकुमारी को यहाँ उठा कर ले आए। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। आजकल पिताजी मेरे हिस्से का भी प्यार इसे ही दे रहे हैं। कामिनी कुछ और बोलने ही वाली होती है कि तभी राजा और चंदा वहाँ पर आ जाते हैं। चंदा, बेटी तुम शिकार पर गई थी ना? तुम थक गई होगी, आओ बैठो, आराम कर लो। रानी, हम बहुत ही खुश हैं कि आपने इतनी जल्दी चंदा बेटी को अपना लिया। इसमें क्या है, मोहिनी और चंदा में कोई फर्क थोड़ी है, दोनों ही मेरी बेटियां हैं। कामिनी का ये व्यवहार देखकर राजा निश्चिंत हो जाते हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। एक दिन राजा विजय रानी कामिनी के पास आते हैं और कहते हैं, रानी कामिनी, हमें कुछ महीनों के लिए राज्य से बाहर जाना होगा। हमें बाहर के राज्यों और देशों की सुरक्षा व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करना है, जिसके लिए हमें वहाँ जाना होगा और कुछ समय बिताना होगा। ये सुनकर रानी कामिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कोई बात नहीं महाराज, आप चिंता मत कीजिए। आपकी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ का कार्यभार संभाल लूंगी और आपकी दोनों बेटियों का भी अच्छे से ख्याल रखूंगी। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। इसके बाद राजा कुछ महीनों के लिए अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं और रानी कामिनी को पूरी तरीके से छूट मिल जाती है। उसके बाद वो राजकुमारी चंदा को अपने कमरे में बुलाती हैं। ए चंदा की बच्ची, जाकर इस राज्य के असली राजकुमारी यानी मोहिनी के कक्ष की सफाई कर। रानी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये काम तो दासियों का होता है और वैसे भी मैं तो बहुत ही छोटी हूँ ये सब काम करने के लिए।
तू भी हमारे लिए दासी ही है और अब से तू दासियों वाले कपड़े ही पहनेगी और साथ ही दासियों वाले काम भी करेगी। चंदा को रानी कामिनी का ये बदला हुआ स्वरूप समझ में नहीं आ रहा था, परंतु आखिर वो कर भी क्या सकती थी। वो कामिनी के बताए हुए हर काम करने लगती है। कामिनी उससे साफ सफाई से लेकर कपड़े धुलवाने तक, पेड़ों की छटाई तक हर काम करवाती थी। रानी माँ, इतना काम करने के बाद मैं थक गई हूँ, क्या आप मुझे भोजन दे सकती हैं? अच्छा हाँ, तूने इतना काम किया है तो तुझे खाना तो देना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर रानी कामिनी चंदा को एक प्लेट में सूखी रोटी निकाल कर दे देती है। ये देखकर चंदा हैरान रह जाती है। रानी माँ, मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं, जो आप मुझे ये सूखी रोटी दे रही हैं। तुझे रोटी मिल रही है यही बहुत है, वरना तू तो इसके लायक भी नहीं है, समझी? खाना है खा, वरना ऐसे ही भूखी पड़ी रह। बेचारी चंदा पूरे दिन की भूखी थी और वो काम करके थक चुकी थी, इसलिए वो सूखी रोटी खा लेती है और आंखों में आंसू लिए सो जाती है। चंदा को नृत्य करने का बहुत शौक था और वो अपने राजमहल में नर्तकी से नृत्य भी सीखती थी। एक दिन जब वो मोहिनी के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी वो देखती है कि वहीं एक दूसरे कक्ष में एक नर्तकी मोहिनी को नृत्य सिखा रही है। ये देखकर चंदा का भी मन नृत्य सीखने का होता है और वो रानी कामिनी के पास जाती है। रानी माँ, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, अब जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करती हूँ। मेरी केवल एक ही इच्छा है, आप मुझे भी मोहिनी की तरह नर्तकी से नृत्य सीखने की इजाजत दे दीजिए। अब इस दासी को नृत्य सीखना है? पहले तो तू अपने पिता को खा गई, फिर अपनी माँ को और फिर अपने राज्य को, और अब यहाँ आकर हमारा भी जीना दुश्वार कर रखा है। इसके बावजूद भी महारानी को नृत्य सीखना है? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? जाकर काम कर, बड़ी आई नृत्य सीखने वाली। रानी कामिनी की ये बात सुनकर चंदा का मन उदास हो जाता है और वो अपना काम करने लगती है। एक दिन राजमहल में घोषणा होती है कि आने वाले महीने की पूर्णिमा को सारे राज्य की राजकुमारियों के बीच एक प्रतियोगिता होगी, जिसमें उन्हें सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर आना है और नृत्य करना है। जिसका नृत्य सबसे ज्यादा बेहतरीन होगा, वो राजकुमारी प्रथम स्थान प्राप्त करेगी और उसे स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया जाएगा। जैसे ही ये खबर मोहिनी को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। चंदा को भी ये खबर पता चल जाती है और वो दिल पर पत्थर रखकर एक बार फिर से कामिनी के पास जाती है, जहाँ पर मोहिनी भी बैठी हुई थी। रानी माँ, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर लहंगे थे, परंतु वो मेरे पुराने राजमहल में ही रह गए। मुझे भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना है, क्या आप मुझे एक लहंगा दिला सकती हो? शक्ल देखी है तूने अपनी? पता नहीं तूने राजमहल में कैसे जन्म ले लिया। तू तो दासी लगती है और दासी ही रहेगी, और दासियाँ राजकुमारी की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेती, समझी? मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, और हाँ, इस प्रतियोगिता में मेरी बेटी ही जीतेगी और मैं नहीं चाहती तू जैसी मनहूस इस प्रतियोगिता में भाग ले। कहीं तेरी वजह से मेरी बेटी को नजर ना लग जाए। चंदा बहुत ही दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी। वो जल्दी हार नहीं मानती थी और ये उसने अपने पिता से सीखा था, इसलिए वो उस प्रतियोगिता में भाग लेने का मन बना लेती है। क्योंकि चंदा को सिलाई आती थी, इसलिए वो खुद के लिए एक सुंदर सा लहंगा सिलने लगती है और दृढ़ निश्चय होने के कारण वो कुछ ही दिनों में अपने लिए बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिल लेती है। लहंगा तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है और ये इस प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही साथ मैंने मोहिनी के नृत्यिका को देख कर काफी अच्छा नृत्य भी सीख लिया है। पिताश्री, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं जरूर जीतूंगी। ऐसा कहकर चंदा सो जाती है, परंतु मोहिनी ने चंदा का लहंगा देख लिया था। इसका लहंगा तो मेरे लहंगे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगर ये इस लहंगे को पहनकर प्रतियोगिता में चली गई तो ये जरूर जीत जाएगी। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। राजकुमारी मोहिनी थोड़ी देर सोचती है और फिर चंदा का वो लहंगा लेकर राजमहल के बाहर बने एक कुएं में फेंक देती है। सुबह जब चंदा उठती है तो अपने कक्ष में लहंगा ना पाकर वो परेशान हो जाती है। वो इधर उधर उसे ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी राजकुमारी मोहिनी उसके सामने आ जाती है। वो क्या है ना मेरी प्यारी बहन चंदा, वो फटीचर लहंगा मेरी आंखों में बड़ा चुभ रहा था, इसलिए मैंने उसे बाहर कुएं में फेंक दिया। अब वो अपनी सही जगह पर है।
ये सुनकर चंदा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु वो उस कुएं की तरफ दौड़ती है और उसके अंदर देखती है, परंतु उसे अपना लहंगा कहीं दिखाई नहीं देता। आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? पहले मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए, फिर मेरी माँ, और फिर मुझे मेरा खुद का राज्य छोड़ना पड़ा, और जहाँ सहारा मिला वहाँ के लोग ऐसे निकले। क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा करते हैं? ऐसा कहकर चंदा अपनी किस्मत को कोसने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चिंता मत करो चंदा, जो बीत गया सो बीत गया, अब जो होगा सही होगा। चंदा आसपास देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि आवाज तो कुएं की है। चंदा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे लहंगे से भी बेहतर एक लहंगा देता हूँ। उसे पहनकर तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी और उस लहंगे की मदद से तुम नृत्य में भी निपुण हो जाओगी। ऐसा कहकर कुआं चंदा को एक बहुत ही सुंदर लहंगा देता है। उस लहंगे को देखकर चंदा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जैसे ही चंदा उसे पहनती है, वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। इसके बाद वो कुएं का धन्यवाद करके वापस राजमहल में आ जाती है। परंतु जैसे ही मोहिनी की नजर उस पर पड़ती है, वो चंदा से सारी बात पूछती है और भोली चंदा सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को बता भी देती है। जिसके बाद मोहिनी अपना महंगा वाला लहंगा लेकर उस कुएं के अंदर फेंक देती है और झूठ मूठ का रोने का अभिनय करती है। जादुई कुआं, मेरा लहंगा तुम्हारे अंदर गिर गया है, कृपया करके मेरा लहंगा दे दो, नहीं तो मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगी। राजकुमारी मोहिनी, तुम बहुत ही दुष्ट हो। तुमने लोगों को बहुत सताया है और साथ ही साथ तुमने चंदा के साथ भी बहुत बुरा किया। अब तुम्हें तुम्हारा लहंगा कभी नहीं मिलेगा। ये सब सुनकर मोहिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस राजमहल में चली जाती है। फिर प्रतियोगिता का भी समय आ जाता है। उस जादुई लहंगे की वजह से चंदा वो प्रतियोगिता जीत जाती है। फिर जब राजा राजमहल लौटते हैं तो राजमहल के अंदर जाने से पहले ही वो जादुई कुआं राजा को रानी कामिनी और राजकुमारी मोहिनी के द्वारा चंदा पर किए गए अत्याचारों का पूरा दृश्य अपने पानी में दिखा देता है। ये देखकर राजा विजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रानी कामिनी और राजकुमारी मोहिनी ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। अब उन्हें उनके किए की सजा मिलकर ही रहेगी। इसके बाद राजा राजकुमारी मोहिनी और रानी कामिनी को 1 महीने तक चंदा की दासी बनने की सजा देते हैं, पर चंदा मोहिनी और रानी कामिनी को माफ कर देती है, जिससे रानी कामिनी और मोहिनी को अपने किए पर पछतावा होता है और वो दोनों चंदा से माफी मांगती हैं। और उस दिन के बाद से वो चंदा के साथ अपनों जैसा व्यवहार करने लगती हैं, जिसके लिए चंदा उस कुएं का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है।